नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अजय तिवारी आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये चार जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं उनको आधार बना करके हमने जाना है कि मेष से लेकर के आपकी कन्या राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है इनके गोचर का, जो अप्रैल महीने में होने वाला है, अप्रैल महीने में हो चुका है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अगली बची हुई राशियों के बारे में, तुला से लेकर के मीन का क्या होने वाला है हाल, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे दर्शक जो लोग इसमें नए जुड़ेंगे उनके लिए मैं बस एक आउटलाइन दे दूं कि अप्रैल के महीने में सभी 9 के 9 ग्रहों का अपनी जिस भी राशि में थे उन राशि को छोड़ करके अगली राशि में गोचर हो रहा है। ये संयोग बहुत दुर्लभ होता है, ये संयोग बहुत सालों, बहुत सदियों के बाद बनता है। इस बार यह संयोग 175 साल के बाद बना है। तो इसका निश्चित तौर पे हमारे दैनिक जीवन पे, देश विदेश पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव को हम लोग अगले 15-20 मिनट में जानेंगे। आपकी राशियों के ऊपर, आपके दैनिक जीवन के ऊपर, आपकी राशियों के माध्यम से ये पता करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके कार्य क्षेत्र पे, अर्थात आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, क्या प्रभाव पड़ने वाला आपकी आर्थिक स्थिति पे, अर्थात आपके धन भाव पे, क्या प्रभाव पड़ने वाला आपके स्वास्थ्य के ऊपर अर्थात हेल्थ को लेकर के, और क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी दाम्पत्य जीवन, आपके सुख के जीवन पे, और आपके जो प्रेम का जीवन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चार चीज़ों को हम इस पूरे गणना में देखेंगे और उसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं तुला राशि को। तुला राशि को अगर स्टार्ट करते हैं तो तुला राशि देखिए, चूंकि इसका स्वामी शुक्र होता है और जो शनि की स्थिति है इसकी तुला राशि के अंदर, वो यहाँ पे पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात आपके त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। अब तक ये आपके संघर्ष के भाव में गोचर कर रहे थे, अर्थात छठे भाव में, अब ये आपके त्रिकोण भाव में जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। वहीं बृहस्पति देव आपके छठे भाव में जा रहे हैं और राहु देव आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव देखिए ये होगा कि शनि आपके जहाँ पे पंचम भाव से बैठ के लाभ भाव को दृष्टि देंगे, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को दृष्टि देंगे, और इसके अलावा बृहस्पति देव जो है आपके कर्म भाव को दृष्टि देंगे। तो एक तरफ आपके कर्म में थोड़ा संघर्ष आएगा, अर्थात आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ा संघर्ष आएगा। शनि चूंकि पंचम भाव में बैठे हैं त्रिकोण में, तो ये जरूर आपको लाभ दिलाएंगे, चूंकि लाभ भाव को देख भी रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, और लगन पे भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो सुधर जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। तो उससे क्या है कि आप जो कर्म क्षेत्र में आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो थोड़े बहुत हर्डल आएंगे उसको आप मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि ये जो समय है ये आपके लिए थोड़ा मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज समय जरूर है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको लाभ भी मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में आप परेशान भी रहेंगे, अर्थात कार्य क्षेत्र को लेकर के एवरेज है। धन की बात कर लें अगर, धन के लिए कैसा है? धन के लिए ये ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, धन के लिए भी ये एवरेज है। और अगर बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य के भाव में चूंकि बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के ये ठीक ठीक रिजल्ट देंगे। जो आपका मेन प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका प्रेम संबंध है, चूंकि पंचम से तृतीय दृष्टि आ रही है आपके जो है सप्तम भाव पे, और राहु देव यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन, या अगर आप किसी प्रेम के चक्कर में हैं तो वहाँ पे आपका जो है थोड़ा लड़ाई झगड़ा, वो अगर आप प्रेम या लव अफेयर में हैं तो वहाँ पे टूटने की संभावना है। और अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो उसमें थोड़ी खटपट रहेगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिए एवरेज है, धन के मामले में एवरेज है, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए ये थोड़ा सा खराब है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये अच्छा समय नहीं है। तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल बात करूं मैं, तो ये एवरेज है। ये जो गोचर है ये एवरेज गोचर है, मतलब अर्थात औसत है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा बुरा है, वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए देखिए, शनिदेव का जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, बृहस्पति देव का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, और राहु देव का गोचर छठे भाव में हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि शनिदेव यहाँ से कर्म भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और दोनों का दोहरा गोचर लगन के ऊपर हो रहा है।
तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सब मिला के बहुत अच्छा संयोग बन जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा संयोग है, जहाँ पे एक तरफ उनके लिए ढैया स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो ये पूरा गोचर है 4 ग्रहों का, ये उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। राहु छठे भाव में है, छठे भाव का राहु इनको पराक्रम देगा, सब चीज़ें मतलब संघर्ष करेंगे, खूब पूरी मेहनत ताकत लगा करके ये ऊपर आएंगे। बृहस्पति का गोचर इनके पंचम भाव में है, त्रिकोण के भाव में है, तो ये भी इनके लिए सपोर्टिव है। शनि का गोचर जो है इनके चतुर्थ भाव में है, वो दशम दृष्टि भी देख रहा है, साथ ही साथ खुद चतुर्थ भाव में बैठ गया, तो क्या जमीन जायदाद इसका भी इनको लाभ मिल सकता है, अचल संपत्ति खरीदने का समय है ये। बृहस्पति इनके जो है वो भी अच्छा बैठा हुआ है, वो भी अच्छी दृष्टि दे रहा है, लाभ भाव को भी देख रहा है। तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर खाली आप शनि के गोचर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वृश्चिक के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये टोटलिटी में देखेंगे तीनों चारों ग्रहों के गोचर को मिला करके, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है और उनको निश्चित तौर पे बहुत लाभ दिला के जाने वाला है। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे भी अच्छा है, आपके लिए जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होने वाली है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं है, और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि राहुदेव छठे भाव में है, तो राहु छठे का अच्छा होता है, वो बुरा रिजल्ट नहीं देता है गोचर में खास करके। तो इसलिए ये आपके लिए अच्छा समय है, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके बहुत ही अच्छा समय, इसका उपयोग करिए। अब अगर हम बात करें धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए समय कैसा है? धनु राशि पे एक तरफ तो 7.5 खत्म हो रही है। 29 अप्रैल को जब शनि का गोचर होगा कुंभ राशि में, तो धनु राशि से ये जो इनका तीसरा चरण चल रहा था 7.5 का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो आपको 7.5 खत्म हो रही है, उसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और शनि का जो पीरियड चल रहा था आपका 7.5 साल का, उससे आपको निजात मिल रही है। शनि का जो गोचर होने वाला आपकी कुंडली से, वो आपके तृतीय भाव में हो रहा है। अभी तक वो आपके लिए बहुत बुरा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, अच्छा ही दे रहे थे। उस समय आपने जरूर अचल संपत्ति या ये सब चीज़ें मतलब ज़मीन जायदाद लिया होगा, वो हो सकता है विवाद में भी फंसी हो, लेकिन आपने लिया जरूर होगा या लेने की सोची जरूर होगी। अब आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं अर्थात पराक्रम के भाव में जा रहे हैं, तो अब इस समय में आपका साहस, पराक्रम, आत्मबल ये सब बढ़ेगा, तो उससे आप मेहनत खूब कर पाएंगे। साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका जो बृहस्पति का गोचर है वो आपके जो चतुर्थ भाव में आ गया, तो यहाँ से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, तो बृहस्पति तो क्या आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत बहुत पॉजिटिविटी देने वाले हैं। अगर आपका प्रमोशन या आपका कहीं ऐसा मनचाही जॉब ये सब चीज़ें पेंडिंग है, तो ये अगला 1 साल है जिसमें आप वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक तो आपके केंद्र भाव में आ गए हैं, अपनी ही राशि में है, अपनी ही राशि में होने के साथ साथ केंद्र भाव में है, तो यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योग का सृजन हो रहा है, जैसे शनि का हो रहा था उधर सिंह राशि के लिए, वैसे यहाँ बृहस्पति का पंच महापुरुष योग बन रहा है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग आपको बहुत बहुत सफलता देने वाला है आपके जीवन में, इधर खास करके प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरी तरफ आपका जो द्वादश भाव पे दोहरा गोचर हो रहा है, द्वादश भाव पे दोहरा गोचर होने से क्या है कि एक तरफ तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा ये दे रहे हैं, तो ये आपको विदेश यात्रा भी दे सकते हैं, क्योंकि शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर हो रहा है। साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, पर वो मांगलिक कार्य को लेकर के होंगे और अच्छे कार्य में खर्चे होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है और उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये ऐसे समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, और जो भी आपके कष्ट चल रहे थे शनि की 7.5 से, उनसे अब आपको निजात मिलने वाली। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी अच्छा है, आर्थिक दृष्टि में थोड़ा सा मध्यम है, पैसा आएगा आपके पास लेकिन बचेगा नहीं, खर्चा होगा ज़्यादा, ठीक है। आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर है, सुख के भाव में है, तो सुख आपको देंगे ही देंगे बृहस्पति भी। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में जिसमें शनिदेव अभी तक विराजमान थे पिछले 2-2.5 साल से, और अब वो यहाँ से इसी राशि को छोड़ करके कुंभ में जा रहे हैं 29 अप्रैल को। तो ये कहाँ पे हैं, शनिदेव इनके जब कुंभ राशि में जा रहे हैं तो मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में जा रहे हैं, अर्थात धन के भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, स्वप्रयास से लोग धन बनाएंगे, अर्थात आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होने वाली है, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि बृहस्पति भी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा। यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, अर्थात भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको।
राहु देव आपके चतुर्थ भाव में है, शनि का भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो सुख को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी। जमीन जायदाद अगर आप कोई ले रहे हैं, कोई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं, उसमें परेशानी होगी, कुछ न कुछ विवाद आ जाएगा, कुछ न कुछ झगड़ा हो जाएगा, उसके अंदर कुछ न कुछ डिस्प्यूट आ जाएगा। तो ज़मीन जायदाद को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें, उसमें थोड़ा डिस्प्यूट की संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो है कष्ट हो सकता है। आपका अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे, तो ऐसे में वो भी ठीक रहेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो ओवरऑल लाभ है, लाभ बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर हो रहा है आपके एकादश भाव पे। शनि और बृहस्पति का ये जो दोहरा गोचर है वो आपको निश्चित तौर पे जबरदस्त लाभ दिलाने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। मकर राशि वालों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट और आर्थिक स्थिति, इन दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त समय है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, मकर राशि के लिए खास करके। खाली आपको समस्या कहाँ पे है? अगर आप कोई भूमि, वाहन, मकान या कुछ ऐसा खरीद रहे हैं अचल संपत्ति, तो उसको थोड़ा कागज़ को देख करके, इंसान को देख करके, इन सबको जांच परख के तभी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें क्या आपको थोड़ा धोखा मिलने की संभावना है, उसमें आप डिस्प्यूट में जा सकते हैं। तो एक वो पक्ष है जिसके आपको लिए थोड़ी परेशानी है। अदरवाइज आपका आर्थिक पक्ष, आपका कार्य क्षेत्र, आपका दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के तो क्या ही कहना है, शनिदेव इसमें ही गोचर करने जा रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। यहाँ भी सस नाम का राजयोग बना रहे हैं, चूंकि केंद्र में आ गए और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, तो इनके तो क्या दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है आपका, चूंकि सप्तम भाव शनि का ही दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति आपके धन भाव में आ गए, तो आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी जो शनिदेव की दृष्टि है, दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, और बृहस्पति की भी नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आर्थिक दृष्टि से आप बहुत ही ज़बरदस्त तरक्की करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होने वाला है, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, और अष्टम पे भी इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में क्या आपके स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र और आपका आर्थिक पक्ष और आपका दाम्पत्य जीवन, चारों ही चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली। तो कुंभ राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा ये गोचर है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि में बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है खुद का, तो यहाँ पे वो हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में केंद्र में जा रहा है, लगन के अंदर आ जा रहा है। शनिदेव यहाँ पे व्यय के भाव में चले जा रहे हैं, और राहु जो है यहाँ पे वो आपके द्वितीय भाव में चले जा रहे हैं। तो क्या आपके लिए पैसा कमाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा जाएगी। आप आर्थिक पक्ष में आप कमाना बहुत चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, कुछ भी करके पैसा बनाने के लिए ललक रहेगी। बृहस्पति आपके लगन में है, तो नॉलेज आपकी बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन व्यय भी आपका बढ़ा रहेगा, खर्चा भी खूब होगा, क्योंकि शनिदेव आपके जो है यहाँ पे देख रहे हैं। संघर्ष भी रहेगा, क्योंकि शनिदेव छठे भाव को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके पंचम और सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। आर्थिक पक्ष में आप जो है बहुत ज़्यादा डिजायर करेंगे, तो ऐसे में कई बार ये भी हो सकता है कि आप गलत डिसीजन लेकर के कुछ गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप थोड़ा इच्छाओं को अपने दबाना पड़ेगा, महत्वाकांक्षा को कम करना पड़ेगा, धन कमाने की महत्वाकांक्षा को खास करके। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, आर्थिक पक्ष के लिए भी अच्छा है, बशर्ते आपको अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत रखना है, डिज़ायर को ऐसा नहीं बढ़ाना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी धन को लेकर के नहीं होना है। अदरवाइज आप कुछ भी तरीका अपना सकते हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव में है और शनि की द्वादश से दृष्टि है उस पर, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। केतु यहाँ पे आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव पे, भाग्य आपका साथ देगा और आपकी संतान भी आपके साथ रहेगी। तो ये रहा मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए भी गोचर अच्छा है, खाली धन को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये रहा मेष से लेकर के मीन राशि तक का क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, उसका पूरा विवरण हमने देखा। कुछ राशियों के लिए सकारात्मक है, कुछ राशियों के लिए नकारात्मक भी है। जिन राशियों के लिए सकारात्मक है वो इस समय का भरपूर उपयोग करें, खूब एफर्ट लगाएं, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें। जिन राशियों के लिए थोड़ा नकारात्मक है वो लोग थोड़े उपाय करें, रेमेडीज़ करें, ताकि उनके जीवन में भी वो सकारात्मकता आ सके, वो सकारात्मकता उनके जीवन में भी बने। अगर कम से कम सकारात्मकता ना आए तो उस क्वांटम को, उस परिमाप को हम लोग थोड़ा कम कर पाएँ। तो आइए मेरे साथ जानते हैं क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसमें हम तीनों ग्रहों के उपाय को देखेंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं है, जिनके लिए भी।
तो उन तीनों ग्रहों के उपाय को करके आप एक कंप्लीट राहत पा सकते हैं। शनि के उपाय में जैसे हम लोगों ने शनि के वीडियो में देखा हुआ है, तो उसमें मैंने 5-6 उपाय बताए हैं। एक तो शनि के उपाय के लिए आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अगर एक झटके में बताऊं तो वो शनि के उपाय हो गए, जैसे आपका शनि देव के मंदिर जाना, वहाँ पे तेलाभिषेक करना, छाया दान करना, शनि देव को चौमुखी दीपक जलाना, शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, साथ ही साथ शनिवार को या मंगलवार को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करिए, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए और इसके साथ साथ इस समय में शुद्ध आचरण करिए, झूठ मत बोलिए, व्यसन की तरफ मत जाइए। ये जो 6-7 उपाय हैं, इसमें से जो भी आपको प्रैक्टिकल लगे, अगर आपने 2 उपाय भी कर लिए तो वो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव के क्या उपाय हो सकते हैं। बृहस्पति देव के लिए क्या है, आपको एक तो पीला वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी की गांठ अगर आपके अवेलेबल हो तो उसको आप अपने बाजू में बांधिए या गले में पहनिए यंत्र बनाकर, वो भी बहुत बहुत फायदेमंद उपाय है। इसके अलावा बृहस्पति देव के लिए आप धार्मिक पुस्तकों का दान करिए मंदिर के अंदर जा कर के, मतलब एक आधा हनुमान चालीसा हो गया, कुछ भी ऐसा धार्मिक पुस्तक वहाँ पे दे दी। केले के पेड़ लगाइए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है केले के पेड़ लगाने का। केले की जड़ को धारण करिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान करिए। साथ ही साथ बृहस्पति का बीज मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए कम से कम सुबह में 21 बार मिनिमम, जब तक आपका बृहस्पति का समय या जिस राशि को मैंने बताया कि उनके लिए अच्छा समय नहीं है तो वो ये उपाय कंटिन्यू कर सकते हैं। राहु और केतु, इनसे बहुत भयभीत होते हैं लोग कि राहु और केतु आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा जीवन में, बिल्कुल ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि राहु जितनी भी डिज़ायर है, जितनी भी इच्छाएं हैं इस पूरे संसार में, उसका जो सबसे बड़ा लीडर है वो राहु है। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन चाहिए, माया का कारक ही राहु है, राहु धुएं की तरह है, तो राहु को आपको प्रसन्न करना ही होगा। और आज का जो आधुनिक जीवन है उसमें राहु के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। हवाई जहाज, आपका जितना विदेश, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का कारक राहु। ये जो डिजिटल मीडियम जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी राहु की वजह से ही हो पाता है। तो राहु बहुत स्ट्रांग ग्रह है, तो राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि राहु के अनुसार चलने की ज़रूरत है। तो राहु के लिए बहुत सटीक उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। राहु के लिए एक तो अब आजकल इतने तालाब वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो कोई नदी हो तो वहाँ पे शाम के टाइम आप मछली को चारा डालिए। ये बहुत ही उत्तम उपाय है राहु का। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम रखिए, उसमें मछली लेके आइए, उसको दाना डालते रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होता है इससे, यकीन मानिए। एक पॉजिटिविटी भी रहती है घर के अंदर और बहुत ही अच्छा उपाय है ये। इसके अलावा राहु के लिए गोमेद धारण कर सकते हैं। देखिए, रत्न धारण करने को मैं इसलिए जनरल वीडियो में नहीं बोलता हूँ क्योंकि रत्न का फायदा और नुकसान दोनों ही होता है। तो आप कुंडली का विवेचन करा के किसी अच्छे ज्योतिषी से, विद्वान व्यक्ति से तभी रत्न धारण करें, अन्यथा ना धारण करें। इसके अलावा क्या है, राहु देव के लिए दुर्गा देवी हैं, वो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं राहु देव। आप जो दुर्गा जी हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर आपकी राहु की दशा, अंतर्दशा या राहु का खराब पीरियड चल रहा है, या दुर्गा जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे उनको नमन करिए। जो लाल कलर का पुष्प होता है उसको चढ़ाइए। बहुत ही सटीक उपाय है राहु के लिए। और अगर बहुत ही आप परेशान हैं तो एक दक्षिणा काली का मंत्र होता है, उसका आप जाप करा लीजिए किसी विद्वान से, बहुत फायदा मिलता है राहु के लिए। राहु इसके अलावा क्या आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन सब के जो है कारक हैं। तो आप अगर कुछ भी आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप 41 मछली जो है ना, जो छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, वो ले करके ऐसे आप उसको 5 बार अपने सर से उबार करके और उसको जीवन दान कर दीजिए, अर्थात किसी चलते हुए पानी में छोड़ दीजिए। जिंदा मछली 41। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, वन टाइम उपाय है, आपको क्विक रिजल्ट देता है। तो ये हो गए राहु के उपाय। केतु के क्या उपाय हैं? केतु के लिए आप क्या करिए, केतु की सवारी है काल भैरव। आप काल भैरव या बटुक भैरव की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। केतु आपकी जिंदगी से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। केतु, अगर काल भैरव की बात करते हैं तो कुत्ता उनकी सवारी है। कुत्ते को भरपेट भोजन कराना शुरू कर दीजिए शनिवार के दिन शाम को। पालतू कुत्ते को नहीं, गली के कुत्ते को, ठीक है। काल भैरव की पूजा करिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। और अगर उससे भी आपको लगता है तो केतु को क्या करिए, केतु का जो
सिंबल वो है ध्वजा। आप अपने घर पे ध्वजा लगाइए, अगर घर पे नहीं किसी मंदिर में किसी दिव्य स्थान में जाकर के ध्वजा लगाइए। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है केतु का, आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो ये था सभी ग्रहों के बारे में कि उनका क्या उपाय हो सकता है। शनि का मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और उससे लोग लाभान्वित हो पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी की किसी ऐसी चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।